एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये पुराना वाला है, नया वाला कहाँ है? प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें क्या था कि परमाणु अप्रसार संधि को कहते हैं एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी जिसको बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। कितने लोगों ने परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी के बारे में सुना हुआ है? बताया। सीटीबीटी और एनपीटी या इस तरह के जो परमाणु से संबंधित जो समझौते रहे हैं विभिन्न देशों के मध्य, तो इस तरह के जो समझौते हुए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। परमाणु अप्रसार संधि जो है वास्तव में वे विकसित राष्ट्र जिनके पास जो हथियार संपन्न जो राष्ट्र थे, हथियार संपन्न राष्ट्रों के पास जो है जब वो फुलफिल थे, मतलब अपने आप में हथियारों से संपन्न थे, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस समय तक तो वो जो है अपने आप में संपन्न हो चुके। जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, फिर ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज थी जो अपने आप में कंप्लीट फुलफिल हो गई जब, तो इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा रोक या एक ऐसी संधि बनाने की कोशिश किया कि हमने तो इसको डेवलप कर लिया ऐसे हथियारों को, लेकिन अदर कंट्री के लोग ये हथियार डेवलप न कर सके, तो इस पर एक बाध्यता लगा देती है। इसमें मतलब उनकी सोची समझी एक साजिश कि हमने तो इसमें अपनी महारत तो हासिल कर ही लिया है, लेकिन अदर जो कंट्री है उसमें बिल्कुल वो न एंट्री कर पाए। तो एक हथियारों की बिल्कुल होड़ या दौड़ शुरू हो गई। दौड़ शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे वे विकसित राष्ट्र भी इसमें अपने आप का योगदान देना शुरू हुए। जैसे आप जानते हैं 62 के बाद चाइना का जो युद्ध हुआ 62 में हुआ, 65 में पाकिस्तान से हुआ, 71 में पाकिस्तान से हुआ भारत का युद्ध। तो पोखरण का जो हुआ परीक्षण 98 में, इसमें जो हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में जो 74 में, तो ये क्या हुआ कि फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस पे एक जो है रोक लगाने की कोशिश किया हुए विकसित राष्ट्रों ने, एक इस तरह से कि एक संधि के माध्यम से, जिसको परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी के नाम से हम जानते हैं। और इसमें जो है निशस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और नाभिकीय तकनीक के साथ पूर्ण ढंग से उपयोग करने के बढ़ावा के रूप में एक बहाना, इसको एक बहाना कहा गया कि परमाणु अप्रसार शांतिपूर्ण तमाम तरीके समझाने लगे। मतलब वे संपन्न राष्ट्र, शक्ति संपन्न राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र के रूप में थे, इनको एक बहाना चाहिए था कि हम तो संपन्न हो गए, लेकिन अदर कंट्री या और लोग भी जो विकसित राष्ट्र हैं वो इसमें अपने आप की जो है इंट्रोड्यूस न कर पाए। इसको जो है रोकने के लिए इन्होंने एक एनपीटी टाइप का संगठन बनाया जो संधि जो है संधि के रूप में था। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें लिख ले इसमें परमाणु अप्रसार संघ, जिसको एनपीटी बोलते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। परमाणु अप्रसार संघ, परमाणु अप्रसार, निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण वह है जहां शस्त्रों का कोई होड़ न हो, शस्त्रों को बिल्कुल सीमित किया जाए, वहां पे किसी प्रकार का डिसआर्मामेंट्स को बिल्कुल बढ़ावा ही न दिया, आर्मामेंट्स को वहां पे बढ़ावा ही न दिया जाए और निशस्त्रीकरण को डिसआर्मामेंट
वैश्विक प्रयासों का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। वर्ष 1968 में इस पर हस्ताक्षर करने का, वर्ष 1968 में इस पर हस्ताक्षर करने का सिलसिला शुरू हुआ। सिलसिला शुरू हुआ कब? 1968 में, ठीक है ना, शुरू हुआ। और यह संधि वर्ष 1970 के प्रभाव में आई, और यह संधि वर्ष 1970 के प्रभाव में आई। संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के विकास पर 1970 के प्रभाव में से प्रभाव में आई। संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाना, परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाना था। परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाना था। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है जिसने जनवरी 1967 से पहले, जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया हो। इस आधार पर ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दर्जा प्राप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दर्जा प्राप्त नहीं है। अब आप समझें कि 1 जनवरी 1967 से पहले हथियारों का निर्माण जिसने कर लिया उसी को ही शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया। उसके बाद इनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू किए गए। तो इस प्रकार की जो संधियां रही, भारत की निगाह में ही नहीं वरन उन विकासशील राष्ट्रों के निगाह में ये कैसी रही? एक भेदभावपूर्ण जो है नीति रही। उन विकसित राष्ट्रों के द्वारा की गई एक भेदभावपूर्ण नीति कि ऐसे राष्ट्र जो विकसित होते हुए उन्होंने शक्ति संपन्नता को हासिल कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो विकासशील जो राष्ट्र रहे जैसे भारत और उनके और सहयोगी पाकिस्तान, मतलब सहयोगी का मतलब ऐसे विकासशील राष्ट्र में, विकासशील देशों की श्रेणी में जो भी आते थे, कनाडा या और भी बहुत सारे कंट्री हैं, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, बैन लगाया। बैन लगाने का मतलब यह है कि इनके ऊपर तरह तरह की इन्होंने रोक लगाए, तरह तरह की इन्होंने एक उनके लिए बाउंडेशन, सीमा निर्धारित करना शुरू कर दिया कि इस तरह से आप इन संधियों के तहत, उसके तहत, नियमों के तहत ही आप अपने लिए कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि अगर आज हम इस तरह से इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं और एक घटना जो कि 1945 के बाद जो हुई जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी की जो घटना हुई, उससे पूरा विश्व दहल चुका था। और उसके बाद से ही जो है क्या हुआ कि पूरी तरह से होड़ शुरू हो गई हथियारों की दौड़ में। सभी विकसित राष्ट्रों के मध्य हथियारों की होड़ शुरू हो गई। ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा सा आगे और कुछ लिखे। हालांकि परमाणु ऊर्जा के साथ पूर्ण विकास जैसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण विकास जैसे परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने,
परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए यह संधि परमाणु तकनीक हस्तांतरण जारी रखने की अनुमति देती है। परमाणु तकनीक हस्तांतरण मतलब इन्होंने इसमें यह कहा कि जो भी प्रयास किए जाए, जो भी अपने तकनीक का हस्तांतरण एक देश दूसरे देश को करना चाहता है, वो किस मामले में करे? सिर्फ विकास के मामले में करे। जैसे क्या, किस मामले में? परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए करे। अपने तो बना लिया हथियार, अपने तो बना लिया ऐसे घातक चीजें जो दूसरों को नष्ट कर सकता है, और दूसरों को नसीहत क्या दे रहा है इस संधि के माध्यम से कि ऐसे काम करो, इसके माध्यम से ऐसे तकनीक का आदान प्रदान करो जिससे क्या हो, विकास के मामले में हो सके। ठीक है ना? अब दूसरों को ये नसीहत दे रहा है। तो ऐसे विकसित राष्ट्र जो शक्ति संपन्न हो चुके थे 1 जनवरी 1967 से पहले, ठीक है ना? तो इसमें और आगे लिखे, यह संधि परमाणु तकनीक हस्तांतरण जारी रखने की, यह संधि परमाणु तकनीक हस्तांतरण जारी रखने की अनुमति देती है। यह संधि परमाणु तकनीक हस्तांतरण जारी रखने की, परमाणु तकनीक हस्तांतरण जारी रखने की, आप लोग समझ लीजिए मेंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब सारे, तो टिप्पणी आ जाते हैं उस पर, तो ये सब चीजें बहुत व्यवस्थित क्रम में आपको उस पर लिखना पड़ेगा ना। जब आप उसके बारे में सुने रहेंगे, जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और समझिए। और कहीं से कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि कुछ और जानना है इसमें कुछ चीजें, तो आप पूछिए बेहिचक। ठीक है ना? हम बताएंगे आपको। ठीक है? तो यह संधि परमाणु तकनीक हस्तांतरण जारी रखने की अनुमति देती है। इसके लिए एक सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई है। जिसकी कमान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जिसको IAEA ब्रैकेट में आपको लिख दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को सभी गैर परमाणु देशों के नागरिक, IAEA लिख दिया आपने ब्रैकेट में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। परमाणु कार्यक्रमों में पूर्ण और स्वतंत्र प्रवेश की, IAEA को सभी गैर परमाणु देशों के नागरिक परमाणु कार्यक्रमों में पूर्ण और स्वतंत्र प्रवेश की सुविधा प्राप्त है। यह इन देशों के परमाणु संयंत्रों और सुविधाओं का समय समय पर निरीक्षण कर सकती है। अब इतना ही नहीं, इन्होंने IAEA को भी गठन कर दिया कि जो भी अपने विकास के मद में, विकास के लिए भी इस तरह के जो गठन करेगा, उनके जांच के लिए भी, निगरानी के लिए भी इस तरह के संगठन का भी निर्माण कर दिया कि उनके समय समय क्या करेगी, निगरानी भी करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमसे भी आगे निकल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा विकसित राष्ट्र जो है, विकासशील राष्ट्र या विकसित राष्ट्र कोई और भी है, वो हमसे तो आगे नहीं निकल रहा है। ये हाल है। IAEA जैसी संस्थाएं भी
राष्ट्रों समेत 5 परमाणु संपन्न राष्ट्रों समेत 191 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 191 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है ना? अच्छा, भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उससे संदर्भ में 2 लाइन इसमें लिखना चाहे, भारत और परमाणु अप्रसार संधि, भारत और परमाणु अप्रसार संधि, इंडिया एंड एनपीटी, इंडिया एंड एनपीटी, भारत के मामले में भारत और परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी इसको लिख देते हैं एनपीटी। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एनपीटी का क्या उद्देश्य है, इसमें लिख रहे हैं, इस संधि के प्रावधानों के संदर्भ में, इस संधि के प्रावधानों के संदर्भ में भारत लंबे समय से परमाणु संपन्न राष्ट्रों के, भारत लंबे समय से परमाणु संपन्न राष्ट्रों के एकाधिकार की आलोचना करता रहा है। संपन्न राष्ट्रों के एकाधिकार की आलोचना करता रहा है, एकाधिकार की आलोचना करता रहा है। फिर से बोल दूं क्या? इस संधि के प्रावधानों के संदर्भ में भारत लंबे समय से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के एकाधिकार की आलोचना करता रहा है। ठीक है ना? चूंकि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में किया, और एक बात और आपको जान लीजिए कि जो उन्होंने किया 1974 में, इनके लिए भी बड़ी शर्त थी। क्या शर्त थी? कि आप जमीन के अंदर करिए, फिर जमीन के अंदर आप जैसे इस तरह से जमीन को गड्ढा खोदिए और गड्ढा खोद के यह टाइप में ले जाइए और जमीन के अंदर उसको, ठीक है ना, इस तरह से, मतलब पूर्ण रूप से जो है, ये तो 98 में भी ऐसा हुआ जब ऑपरेशन, ये तो लाफिंग बुद्धा के नाम से था, क्या स्माइलिंग बुद्धा के नाम से था 1974 वाला। उसके बाद ऑपरेशन शक्ति के नाम से अटल सरकार में जो है उन्होंने किया, क्या 3 परीक्षण लगातार है। तो मई में 1998 में उन्होंने ऑपरेशन शक्ति के नाम से किए उन्होंने, और उसको भी तमाम एक तरह से समझ लीजिए कि बड़े गुपचुप तरीके से किया उन्होंने, शांत तरीके से। अन्यथा हमारे यही शत्रु पड़ोसी राष्ट्र जो है सबसे पहले वो निगरानी में रहते कि कब इनको जो है आइए ये वो बताए तो तत्काल इनकी जो है निगरानी करना शुरू कर दो। तो ये इस तरह की बातें। अच्छा, सिंपल सी बात है कि जब आप इस तरह से कोई काम करना चाहोगे तो पहले सबसे पहले आपका पड़ोसी जाके बताएगा, जो आपका ही जो चाहत नहीं हो, मतलब उस आपसे थोड़ा भेदभाव उस तरह की नीतियाँ रखता होगा, तो द्वेष रखता होगा, सबसे पहले वही जाके बताएगा कि इस तरह के काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, देखो इसकी निगरानी करो। और वास्तव में पाकिस्तान भी शक्ति संपन्न हुआ बाद में, लेकिन वो उसी के वैज्ञानिक जाके कनाडा से चोरी करके ले आए सारी तकनीक, और फिर वो शक्ति संपन्न हड़बड़ गड़बड़ में बना, जल्दीबाजी में बना शक्ति संपन्न। ये हाल भारत को देख रहा है, तो वही है। तो क्या लिखा आपने भाई? इस संधि के प्रावधानों के संबंध में भारत लंबे समय से परमाणु संपन्न राष्ट्रों के एकाधिकार की आलोचना करता रहा। 1974 में किया था, हो गया। अच्छा, क्योंकि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में किया था, इसलिए संधि के प्रावधानों के मुताबिक भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं है। भारत इसलिए संधि के प्रावधानों के मुताबिक, थोड़ा आप लोग तेज लिखिए ना,
मुताबिक भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ये कब किया, 1974 में किया। तो इनके संधि के मुताबिक क्या था, 1967, 1 जनवरी 1967 से पूर्व जिसने किया। ठीक है। अच्छा, भारत क्या रहा, हमेशा जो है डिफेंसिव रहा, ऑफेंसिव तो रहा नहीं कभी। तो इसको भी जरूरत नहीं है उस कैटेगरी में अपने आप को शामिल करने की। ये भी बहुत मतलब आराम से केयरफुली जो है बहुत टेंशन फ्री रहा कि हमको जरूरत नहीं है उसमें शामिल करो कि हम भी शक्ति संपन्न है, इसमें जरूरत नहीं है। हम गुपचुप तरीके से अपना कर लिए हैं या शांत तरीके से कर लिए हैं। हम तो कभी आक्रामक रहे नहीं, हम तो हमेशा डिफेंसिव ही रहे हैं। इसलिए खुले तौर पर इसने चैलेंज किया। इनके जो नेतृत्व करने वाले लोगों ने यूएनओ में भी खुले तौर पर चैलेंज किया कि हम तो हमेशा डिफेंसिव रहे हैं, हम ऑफेंसिव तो कभी नहीं रहे। हमने तो हमेशा सुरक्षात्मक दृष्टि अपनाई है। इसलिए हम जो भी कार्य करेंगे अपने विकास के लिए ही करेंगे, और जो भी कार्य करेंगे हम अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे। और इस शर्त के साथ हम अपने जो भी 1998 में जो उन्होंने अटल जी की सरकार में जो ऑपरेशन शक्ति के नाम से जो परीक्षण किया गया, उसमें सशक्त तरीके से उन्होंने यह कहा उस समय की सरकार ने, नेतृत्व ने, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि हम पहले से किसी के ऊपर कोई कार्य करते हैं, आगे बढ़ के हमारी अगुवाई में किसी के ऊपर आक्रमण हम करते हैं, तो हमारे ऊपर जिस तरह की आप चाहे वो हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप हमारे ऊपर मढ़ दे, हमारी जो सजा दे वो मंजूर। लेकिन हमारी नीतियां शुरू से ये रही है कि हम हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। अतः नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, आप समझ लीजिए यहाँ पे नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। इन्होंने इस वादे को किया। ठीक है, ये आपको आएगा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी किसने दिया, कौन से देश में, जो भी है उसको बुला लीजिए। वहां है बाहर खड़ी है, बुला लीजिए, तो थोड़ी देर बैठ जाएंगे, कह दीजिए बैठ जाइए, बाहर खड़ी है, बुला लीजिए। अच्छा, इसने भारत ने भी कहा कि हमारे लिए तमाम तरह के जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा जो समय समय पर सीमा पार घुसपैठ और तरह के जो आतंकवाद जो इस तरह की गतिविधियां जो फैलाई जा रही है, इसी वजह से इनको रोकने के लिए और एक भयादोहन की वजह से ही हम इस तरह के हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, इस तरह के हम परीक्षण कर रहे हैं। और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत इन्होंने क्या किया, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत जो है इन्होंने उसको कार्य किया। ठीक है सर, तो ये है आपका। उसके बाद है आपके लिए इसमें आप लोग थोड़ा सा और लिख दीजिए, लिखना चाहे तो। अच्छा, संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे अपने संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे अपने परमाणु हथियारों को हस्ताक्षर करने के लिए उसे अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ ये भी बात है कि अगर किसी ने भारत की तरफ से ये कहा कि हम आपके द्वारा इस संधि का पालन तभी करेंगे जब विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो हथियार उन्होंने डेवलप कर रखे हैं पहले उसको नष्ट कर दें, खत्म कर दें, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से निशस्त्रीकरण का पालन करें, तब हम भी दस्तखत कर देंगे। भारत ने कहा, क्या कहा कि जो लोगों ने, जिन विकसित राष्ट्रों ने अपने यहाँ जो हथियारों को विकसित कर रखा है, पहले वो अपने हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दें, फिर इस संधि का उपयोग तभी है, तभी इस तरह की संधियां जो है वास्तविक रूप में है। अन्यथा इस तरह की संधियां क्या है, भेदभावपूर्ण रूप में भेदभाव किया जा रहा है इनके मध्य विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य या उन राष्ट्रों के मध्य जो वास्तव में शक्ति संपन्न राष्ट्र है 1967 1 जनवरी से पहले। ठीक है ना, तो भारत ने बहुत अच्छी बात है कहा कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत हम काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जो है तभी इस संधि पे इस शर्त को मानेंगे जब जो विकसित राष्ट्र या जो शक्ति संपन्न राष्ट्र है अपने हथियारों को पहले समाप्त कर सके, तभी हम इस पे साइन करेंगे। और आपको मैं बताऊं कि इस तरह से भारत जैसे
ऐसे और भी पाकिस्तान और इस तरह से और भी जो राष्ट्र है, इन्होंने विकासशील राष्ट्र है, इन्होंने उस पर दस्तखत ही नहीं किया। ठीक है ना। तो इस तरह के राष्ट्र जो है न उसको मानते हैं न दस्तखत करते हैं। और समय समय पे आए दिन आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियर सप्लायर एनर्जी ग्रुप में जब भारत शामिल होना चाह रहा था, एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनर्जी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल न हो पाए भारत, इसलिए अच्छा आप जानते हैं यूएनओ में जो 5 अस्थायी सदस्यता जो देश वाले सदस्यता वाले जो राष्ट्र है, कौन कौन से किसी को पता है? 5 राष्ट्र? चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन। चाइना, रूस। चाइना ही पहले क्यों बता रहे हो? अमेरिका, अमेरिका है सर, रूस है, ब्रिटिश है, ब्रिटेन वही सर, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी भी है। अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना। 5 राष्ट्र जो है ये उसके अस्थायी सदस्य राष्ट्र, और उनके पास वीटो पावर है। किसी भी प्रकार का यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने हुआ है अंग है आपको पता है? 6। और उनके जो एक उनका जो मैंने पिछले वर्ष बताया था, एक उनका जो न्यास परिषद है, वो क्या है? न्यास परिषद। न्यास परिषद ये पूरी तरह से निष्क्रिय है। निष्क्रिय है क्यों? अब हम दूसरे तरफ चले जाएंगे, अब बताऊंगा मैं आगे क्या है मामला यूएनओ का। ठीक है, हम उसके तरफ आगे नहीं चलते हैं, हम अभी इसको लेकर चलते हैं जो हमारा एनपीटी है और एनर्जी क्या है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत शामिल न हो पा रहा है, इसका वजह क्या है कि 4 तो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन हमारा ही पड़ोसी देश जो हमारा एक तरह से विरोधी राष्ट्र बन के खड़ा है, चाइना, ये हमें बार बार जो है पाकिस्तान के कहने पर और अपने खुद के उस पर ये हमारे ऊपर वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है, कह रहा है कि इसको न्यूक्लियर सप्लाई में शामिल नहीं करिए। ठीक है ना। तो भारत के पास उसके अलावा और भी कई तरीके हैं, वो और भी देशों का भी मैंने कल लिखवाया था उसको, उनके उसमें शामिल है, उसमें संधि के तहत शामिल है, जो कितने मैंने बताया 300 किलोमीटर से ऊपर की जो रेंज में जो हथियारों का क्या कर सकता है, जो मारक क्षमता वाले जो देश हैं उनसे आप लेन देन कर सकता है आपकी, जबकि चाइना उसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम आते हैं, चलिए थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ा कीजिए भाई, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको जरूरी है पढ़ना। कुछ विमान हेलीकॉप्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे तेजस, तेजस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने, तेजस क्या है? विमान अथवा हेलीकॉप्टर। तेजस विमान अथवा हेलीकॉप्टर। जैसे तेजस, तेजस की क्या खासियत है? तेजस के बारे में हम समझे, एक लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान लिख लें थोड़ा सा 2-4 लाइन, फिर हम लोग समझाएंगे भी, इसको समझेंगे भी। तेजस भारत का प्रथम स्वदेशी, तेजस भारत का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान जिसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA बोलते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी क्वेश्चन देखिए आते हैं, तेजस मैच इसको मैच मेकिंग वाला आता है क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा। तो तेजस इसको किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर अर्जुन टैंक का दे देगा, इसको किसने बनाया? फिर वो उसका अलग एजेंसी संस्था है। इस तरह से सभी के अलग अलग आते हैं। तो मैंने आपको लिखवा दिया DRDO क्या बनाता है, शुरू में ही बता दिया क्या क्या चीजें DRDO बनाता है, और कौन कौन चीजें HAL बनाती है, कौन
से चीज़ें, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, शॉर्ट में लिखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है, यह लेजर गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम है। यह लेजर गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम है। मतलब शत्रु को पता भी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट को कुछ जगह कुछ मालूम नहीं है वहाँ, और जो लेजर लाइट होती है ना, इतनी सटीकता से जहाँ लेजर लाइट जाएगी वहीं पर निशाना लगा वहीं मार देंगे, वहीं एकदम अचूक निशाना। लेजर लाइट आप लोग देखते हो ना, जो लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह से निशाना लगा देंगे। लेजर गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम है। इसमें मल्टी मोड रडार लगाया गया है। इसमें मल्टी मोड रडार लगाया गया है। यह पूरी तरह से डिजिटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। यह पूरी तरह से डिजिटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। डिजिटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। इसे जनवरी 2015 में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। ठीक है ना। तो इस तरह की जो है चीजें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव रहित विमान, जिसकी हमने हो गया ना कंप्लीट। मानव रहित विमान जिसको हम कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको UAV बोलते हैं और ड्रोन भी आप कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लोग जानेंगे और लिखेंगे। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित विमान, UAV। अब इसमें उनको पकड़े जाने का खतरा नहीं है। कौन से मूछ वाले जो थे अभिनंदन इसमें नहीं पकड़े जाएंगे। अभिनंदन जैसा कोई बैठेगा ही नहीं इसमें, मानव रहित रहेगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये जाएगा अपने को और रिमोटली कंट्रोल, एक जगह से रिमोट से आप कंट्रोल करोगे और काफी दूर तक बॉर्डर एरिया में। और जब किया गया उनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, जब उस तरह से क्या हमको उस तरह से क्या सर पाकिस्तान को नहीं, जो हमला किया वो किया गया था एकाएक जो है एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो कुछ इसी तरह से ड्रोन की सहायता से ही एयर स्ट्राइक उनके ऊपर किया गया। पहले ड्रोन गया, उनके पहले जितनी भी सारे क्रियाकलाप थे, क्रियाकलाप का पहले एक बार तो देखा कि कौन सुबह जग रहा है, कौन रात में जग रहा है, कैसी इनकी एक्टिविटी गतिविधियां क्या है, और कब किया हमला। भोर में, एकदम अंधेरे में, 2-3 बजे अंधेरे में, जब लोग, मुझे लगता है उस समय बिल्कुल निद्रा में होते ही उस समय। तो वही है UAV का यहाँ का मान रहा। इसमें आप लोग लिखे मानव रहित विमान। UAV वह विमान है, मानव रहित विमान UAV वह विमान है जिसे सैन्य अभियानों में, मानव रहित विमान UAV वह विमान है जिसे सैन्य अभियानों में शत्रु क्षेत्र की टोह लेने, पहले क्या किया, टोह लिया। ऐसे एयर स्ट्राइक करने से पहले क्या किया था, टोह लिया था वहां का। ठीक है ना, टोह लेने और आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण करने के लिए, उपयोग में लाया जाता है। इसे ड्रोन भी कहते हैं,
दोहरा भनभनाती है, कुछ वाइब्रेट होती है, बार बार वही आवाज़ बार बार आती है, मतलब यहाँ वो हो रही है ना, रिफ्लेक्ट हो रही है आवाज़। मैंने कहा ठीक है, प्रयास किया जाएगा। तो धीरे ही बोला जाए तो भी सही है, क्यों बहुत तेज बोलने लगी, तब धीरे बोलने से समस्या सुना ही नहीं देगी, आगे करने थोड़ा सा और आगे करने सही रहेगा। तो चलिए ठीक है। इसका उपयोग भूमि एवं सागर के ऊपर उड़ते हुए सर्वेक्षण करने में भी किया जाता है। क्योंकि इन विमानों को रिमोट कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए इन्हें किसी मानव चालक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी इस विशेषता के कारण ही ये टोही विमान के रूप में अत्यधिक उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा वायु मार्ग की निगरानी करने, अब जैसे मान लीजिए कोई बड़ा वीआईपी पर्सन आ रहा होता है, मुख्यमंत्री या कोई बड़ा प्रधानमंत्री जैसे कोई शख्सियत अगर आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, ये ड्रोन को फ्लाई कर देते हैं ऊपर पूरा, तो क्या करें, टोह करता है कि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बनने से पहले उसकी निगरानी करता है ड्रोन ना। इस तरह से वो बिल्कुल चौकन्ना एकदम लगा रहता है। स्काई इन स्काई भी उसको बोलते हैं। और सीमाओं पर नजर रखने, मौसम और संचार अनुसंधान, आपदा प्रबंधन और प्रदूषण पर नजर रखने में भी इनका इस्तेमाल होता है। डीआरडीओ के द्वारा जो विकसित किए गए हैं मानव रहित विमान, इनको आप लिख लें, जानकारी इनको कर लें कौन से हैं। बस इनके बारे में बस लिखिए, बस इनके कोई वो नहीं लिखना, डिटेल नहीं लिखना चाहता है, बस इनके बस लिख लीजिए। लक्ष्य डीआरडीओ के द्वारा विकसित मानव रहित विमान, डीआरडीओ के द्वारा विकसित मानव रहित विमान। ठीक है, मानव रहित विमान यूएवी कौन से हैं, इनके बारे में आप लोग लिख लीजिए। लक्ष्य निशान पंछी रुस्तम, ये सभी किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, डीआरडीओ के द्वारा विकसित जो है इस तरह के जो है डीआरडीओ के द्वारा। अब इसके बाद आप लोग चाहे तो कुछ चीजें और लिख लीजिए। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां व पोत, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय आजकल परीक्षाओं में, आने वाले समय में परीक्षाओं में ये चीजें पूछी जाएगी ज्यादातर। भारतीय नौसेनाओं में पनडुब्बियां व पोत, भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां व पोत, भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां व पोत, ठीक है, व पोत।
इंडियन नेवी सबमरीन्स और शिप्स। इंडियन नेवी इंग्लिश लिखना चाहे इंडियन नेवी सबमरीन्स एंड शिप्स। सबमरीन्स एंड शिप्स। इसमें है अकुला श्रेणी। अकुला श्रेणी, इनके बारे में कुछ लिखवाना नहीं, बस इनको बस जानकारी में रख लीजिए कि कौन कौन सी सीरीज की कौन कौन सी हैं ये। अकुला श्रेणी, सिंधु घोष श्रेणी, अकुला श्रेणी, सिंधु घोष श्रेणी। सेना में कब शामिल हुआ उसके सामने ये भी लिख दीजिए। अकुला जो है 4 अप्रैल 2012 में शामिल हुआ, सेना में शामिल। 4 अप्रैल 2012 सेना में शामिल हुआ। इसके बाद सिंधु घोष जो है, सिंधु घोष क्या है, ये पनडुब्बी है। सिंधु घोष उसमें लिख लीजिएगा, पनडुब्बी के सामने पनडुब्बी। सिंधु घोष क्या है, पनडुब्बी है। पनडुब्बी। इसके बाद है शिशुमार श्रेणी, ये भी क्या है, पनडुब्बी है। शिशुमार श्रेणी। शिशुमार के बाद अरिहंत श्रेणी, आईएएस पूछता है, आईएनएस अरिहंत, अरिहंत श्रेणी। फिर आईएनएस विक्रमादित्य, ये क्या है सभी, आईएनएस विक्रमादित्य विमान वाहक पोत है ये। अभी मैं बता देता हूं इनके सामने क्या क्या चीजें लिखना है। इसके सामने लिख लीजिएगा विमान वाहक पोत, आईएनएस विक्रमादित्य के सामने विमान वाहक पोत। एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी इनको जानते हैं हम, एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से। आईएनएस विराट, आईएनएस विराट। विक्रमादित्य के बारे में इससे पहले आप लोगों ने लिखा था ना, अच्छा नहीं है, हाँ। विक्रमादित्य को लिख लीजिएगा, सेना में 16 नवंबर 2013 में शामिल हुआ। उसी साल में सेना में 2016 में शामिल हुआ। 2013 ओ सॉरी, हाँ 13 ठीक है, 2013 में शामिल हुआ। आईएनएस विक्रमादित्य सेना में 2013 में शामिल हुआ। फिर इसके बाद है आईएनएस विराट। आईएनएस विराट, आईएनएस विराट जो है 12 मई 1987 में, 12 मई 1987 में शामिल हुआ था आईएनएस विराट। इंडियन नेवल सर्विसेज, आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवल सर्विसेज। फिर इसके बाद है विध्वंसक के रूप में, डिस्ट्रॉयर्स है, लिख लीजिए विध्वंसक। उसके बाद विध्वंसक के अंतर्गत क्या है, विध्वंसक, विध्वंसक के अंतर्गत है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर्स है। कौन कौन से हैं विध्वंसक भाई, दिल्ली श्रेणी, दिल्ली सीरीज, दिल्ली श्रेणी। मैं आप लोगों को ग्रुप में इसका पूरा डिटेल भेज दूंगा कि कब कब कौन कौन सी शामिल हुई और कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। इसको पूरा हस्तलिखित में पूरा मैटर्स आप लोगों को मैं दे दूंगा। राजपूत श्रेणी, राजपूत श्रेणी, और राजपूत के भी कई संस्करण हैं, ठीक है ना, अलग अलग, तो उनको भी डिटेल में भेजूंगा। फिर कॉर्वेट्स की मैं आप लोगों को बात बताया था, कॉर्वेट्स, कॉर्वेट्स में कोरा श्रेणी, कॉर्वेट्स लिख लीजिएगा, कॉर्वेट्स बोलते हैं उसको। जैसे अभी तो विध्वंसक श्रेणी में था वो आईएनएस दिल्ली है, एक कार्बेट्स लिख लीजिए। कार्बेट्स आप लोगों को बताया था, कार्बेट्स जो छोटे हल्के जो होते हैं। कोरा श्रेणी,
कार्बेट्स में क्या है? कोरा श्रेणी, कोरा श्रेणी, खुकरी श्रेणी, कोरा श्रेणी, खुकरी श्रेणी, कोरा श्रेणी, खुकरी श्रेणी, आईएनएस खुकरी भी बोलते हैं। तो जब आईएनएस कब कह देते हैं? जब वो नेवल को मतलब उसको दे दिया जाता, सौंप दिया जाता है, शामिल हो जाता है, तब वहां आईएनएस खुकरी श्रेणी, आईएनएस कोरा श्रेणी, तब वहां पे आईएनएस शब्द जुड़ जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आईएनएस शब्द तभी जुड़ता है जब वो शामिल कर लिया जाता है उसमें। खुकरी श्रेणी। अब इसमें एक चीज और लिखेंगे आपको, फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स के बारे में हमने आपको बताया था। फ्रिगेट्स क्या चीज है? पहले हमने आपको उसके बारे में बता दिया कि ये होते क्या है। अब उनमें कौन कौन से कैटेगरी के हैं, तो आप लोग चाहेंगे तो अलग एक टेबल भी सबका बना के आपको उसको रख सकते हैं अपने पास। इससे फ्रिगेट्स पे, फ्रिगेट्स किसको क्या? फ्रिगेट्स FRIGATES। फ्रिगेट्स में आप लोग लिख लीजिए शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक की भी कई अलग अलग संस्करण हैं। शिवालिक श्रेणी फिर 3 संस्करण में है शिवालिक अभी तक। चलिए वो हम लिस्ट भेजेंगे। तलवार श्रेणी, तलवार क्लास, हाँ। फिर कामोर्टा श्रेणी, कामोर्टा श्रेणी। इसके बाद ये चीजें हो गई हमारी, जितने भी इससे संबंधित जो थी, विमान अथवा हेलीकॉप्टर हो गए, नौसेना की पनडुब्बियां और पोत हो गई। अब हम लोग आते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। ठीक है ना? भारतीय सशस्त्र बल कौन से हैं और इनके ये भी परीक्षाओं में आते हैं कि किस किस सन में कौन से बल का गठन होता है। ठीक है ना? तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, भारतीय सशस्त्र बल। सही लिखा है सशस्त्र, गलत लिखा है सशस्त्र। पहले से छोटा है, बाद में बड़ा है। पहले सब छोटा। भारतीय सशस्त्र बल, इंग्लिश इसीलिए कहीं कहीं आसान है, हिंदी थोड़े कठिन है ना? क्यों भाई? भारतीय, इसे इसमें थोड़ा सा लिख ले। भारत सरकार देश के हर हिस्से की रक्षा हेतु, भारत सरकार देश के हर हिस्से की रक्षा हेतु, अभी आप देख लीजिए कहीं उसकी परीक्षा होनी है जिसमें जीएस भी आना है, यूपी पुलिस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। भारतीय सशस्त्र बल, भारत सरकार देश के हर हिस्से की रक्षा हेतु उत्तरदायी है। यह विभिन्न सशस्त्र बलों यथा थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, अर्धसैनिक बल तथा अन्य कमांडो और संगठनों के माध्यम से यह कार्य करती है। अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत, अब यही देखना है, ये है पूछता कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कौन कौन से बल हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कौन कौन से
से बल है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आज के डेट में अमित शाह जी के अंडर में कौन से बल है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, और आज के अंतर समय में राजनाथ सिंह जी के अंतर्गत कौन कौन से फोर्सेज हैं, मतलब इसमें रक्षा मंत्रालय है। ये भी हमें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको लिखे आप लोग अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जबकि अन्य बल रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग के अंतर्गत, अन्य बल रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। और भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो आपको मैंने अलग अलग कमांड भी बता दिया था, कौन कौन से 6 कमांड जो होते हैं। हाँ 6 थे, एक कोई छूट गया था क्या भाई? प्रशिक्षण कमान। प्रशिक्षण कमान छूट गया। शिमला में ही प्रशिक्षण कमान भी है, ठीक है ना। शिमला में प्रशिक्षण कमान, उसमें ऐड कर लीजिए, उसमें ही ऐड कर लीजिए जिसमें आपने दिया था शिमला प्रशिक्षण कमान, ठीक है ना। जो पूर्वी और पश्चिमी वो तो दिशा के अनुरूप था ना, लेकिन ये प्रशिक्षण कमान भी इसी में नोट करके लिख लीजिएगा। प्रशिक्षण कमान इसके अंतर्गत है ट्रेनिंग कमांड, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग कमांड, शिमला, ठीक है। शिमला जो है ट्रेनिंग कमांड है। तो इसके अंतर्गत लिखिए थल सेना, आर्मी। थल सेना के बारे में विशेषताएं इसकी जानते क्या है? थल सेना, थल सेना जनरली क्या होता है, लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि बस इतनी ही कि जो थल धरती पे जो सेनाएं होती हैं बस इतना ही है। और भी थोड़ी बहुत हो सकता है कुछ चीजें, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा जाने। समझिए, भारतीय थल सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता को, भारतीय थल सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय थल सेना देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्र सीमाओं के, सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्र सीमाओं के दुर्गम इलाकों और मौसम का सामना करते हुए हर स्थिति में प्रतिबद्ध रहती है। मौसम का सामना करते हुए हर स्थिति में प्रतिबद्ध रहती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895, इसकी थल सेना की स्थापना, इसको विशेष पेन से लिखिएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। 1 अप्रैल 1895, ठीक है, की गई थी। सामना करते हुए हर स्थिति में प्रतिबद्ध, इसकी स्थापना की गई थी। इस सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष, इस सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष होता है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अलग अलग सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एडमिरल लेवल का, फिर थल सेना अध्यक्ष इसमें होता है, फिर ये सब चीजें विंग कमांडर उसमें इस तरह से जो है, तो इनको आप अलग अलग मतलब वो होते हैं, लेकिन जो सीडीएस होता है वो संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं को देखता है, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को। तो इस सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष होता है जो जनरल रैंक का अधिकारी है, जो जनरल रैंक का अधिकारी है। इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए सब थल सेना अध्यक्ष, 2 उप सेना अध्यक्ष, 2 उप सेना अध्यक्ष आदि होते हैं। छोड़िए बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना हमको, आदि होते हैं।
थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है ना? चलिए बस यही है आपके लिए। बाकी तो हमने आपको उस स्तर से लिखवा ही दिया था बढ़ते क्रम में उनके पद के अनुसार, ठीक है ना? वो तो लिखवा ही दिया था पोस्ट के अनुसार उनके जो पद हैं बढ़ते क्रम में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनको डिटेल में लिखवाना जरूरी है, इसलिए कुछ चीज़ें मैटर्स में लेकर आया था आज। और बाकी बहुत सारे आगे आप लोगों को टेक्निकली चीज़ें मिलेंगी। अभी जो मैंने आपको सिलेबस दिया है